पित्त की थैली का कैंसर वही लक्षण देता है जो आम तौर पे इस एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में लोग गैस की तकलीफ मान के ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप बायोप्सी करते हैं तो फिर बहुत तेजी के साथ कैंसर फैलता है। क्या सच में ऐसा है? इन 3 कैंसर को छोड़ के एक भी ऐसा कैंसर नहीं जिसमें बिना बायोप्सी के इलाज होता है। तो ये गलती ना हो जाए कि कैंसर समझ के हमने कैंसर का इलाज कर दिया, पता चला वो तो दवाइयों से ठीक होने वाला एक इन्फेक्शन था सिंपल। एक प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए कैंसर पेशेंट के? खाने की गड़बड़ी 35% कैंसर कराने का कारण है। मतलब 35% कैंसर सिर्फ आपके खाने पीने की गड़बड़ी से हो रहा है। तो जैसे ट्यूमर है या कैंसर, क्या दोनों ये सेम चीज है या कुछ डिफरेंस है दोनों में? ट्यूमर एक ब्रॉड टर्म हुआ, बेनाइन ट्यूमर मतलब सादा गांठ या रसौली, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसर। इंडोनेशिया से कीवी मंगवा के खाने का क्या मतलब है? अब आप पूछेंगे क्यों मना कर रहे हैं? लेकिन लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, तीसरा गॉल ब्लैडर कैंसर, ये 3 कैंसर आप मानिए बहुत तेजी से फैलने वाला, बढ़ने वाला, और अगर एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाए तो कंट्रोल में नहीं आता है। स्मोकिंग मीन्स सिगरेट, बीड़ी, एंड ड्रिंकिंग मीन्स अल्कोहल। ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना नहीं, ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल, दोनों पॉइजन है, जहर है। कैंसर से क्या लड़ना चाहिए या फिर डरना चाहिए? आज आपको ये सब समझ आएगा। इस शो को आज आप एंड तक देखना। मुझे लगता है आपको बहुत सारी वो चीजें क्लियर होंगी जो शायद आप अभी तक नहीं जानते। अगर आपके किसी अपने को कैंसर है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं? क्या वाकई अगर 4th स्टेज कैंसर है तो क्या पेशेंट सच में बच सकता है या फिर उसकी उम्र की सीमा खत्म हो गई है? सब कुछ समझने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि एक कैंसर पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या कैंसर पेशेंट को खाना चाहिए, कितनी मील होनी चाहिए, अगर आपका कोई अपना 4th स्टेज कैंसर से जूझ रहा है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं, कितने % चांसेस हैं उस पेशेंट के बचने के, कैंसर के जो अलग अलग टाइप हैं वो कितने डेंजरस हो सकते हैं, ये हमने आज जानने की कोशिश की है। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। शायद आपके जितने क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है वो हमने जरूर कवर किए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकर्स हैं। क्या वाकई आप एक गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? जो कहा जाता है कि कैंसर का एक मेन जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो क्या सच में ये मिथ है या फिर रियल है? एंड तक देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। सर, मैं एक केस स्टडी के साथ आपसे आज डिस्कशन की शुरुआत करती हूँ। अभी हुआ ये, मेरी दादी को कैंसर हुआ। आपके मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं इससे पहले कैंसर पर, लोग आपको सुनना चाहते हैं। मेरी दादी को कैंसर हुआ, गॉल ब्लैडर का कैंसर था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, हम लोगों को पता नहीं चला, पता चला 4th स्टेज में आकर। और उस टाइम वो सिचुएशन थी कि वो एक ओरल कीमो भी नहीं झेल पा रही थी। 3 मंथ के अंदर सब कुछ हो गया, पता भी चला, और 3 मंथ के अंदर दादी की डेथ भी हो गई। ये इतना जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कोई सिम्टम का हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। दादी बिल्कुल हेल्दी लगती थी, फिर सडन इतनी सारी चीजें हुई। सर, ये इंडिया के अंदर क्यों हम इतना पीछे रह जाते हैं कि बिल्कुल जब 4th स्टेज आई तो हम लोगों को पता चला कि दादी को कैंसर है, फिर उनको बचाया नहीं जा सकता। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे मेरा ये कि गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है लोगों के लिए? दूसरा, हमें इतना डिले क्यों हो जाती हैं चीजें कि हमें कोई सिम्टम पता नहीं चल पा रहे? और तीसरा ये कि क्या इसका ट्रीटमेंट वाकई पॉसिबल था 4th स्टेज में, और उनकी एज भी काफी ज्यादा हो गई थी? 2-3 चीजें हैं, हाँ बिना मैं आपसे पूछे हुए बता सकता हूँ इसमें। बिल्कुल। पहला कि दादी आपकी उत्तर प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल, 24 परगना से पहले कहीं रह रही होंगी, इसमें कहीं यूपी। यूपी। हाँ जी। अब इसका मतलब आपके दर्शक ये ना समझ लिया कि मैं ज्योतिष हूँ, बिल्कुल, साइंस है ये, हम्म, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर क्या है? पित्त की थैली, लिवर के नीचे जो पित्त बनता है उसमें जमा होता है। जब हम फैटी चीज़ें स्पेशली खाते हैं तब पित्त निकल के उसको डाइजेस्ट करता है, यही है गॉल ब्लैडर। अब उसका जो कैंसर हुआ, दूसरा सवाल आपका है कि फिर लेट या स्टेज 4 में क्यों डिटेक्ट हुआ, पता क्यों नहीं चला? पित्त की थैली का कैंसर वही लक्षण देता है जो आम तौर पे इस एरिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में लोग गैस की तकलीफ मान के ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं कि एसिडिटी हो गई होगी, गैस की तकलीफ। गैस की तकलीफ मेडिकल साइंस में कोई चीज़ नहीं है, उसको डिस्पेप्सिया हम बोलते हैं, मतलब पेट फूला रहना,
अपाचन की शिकायत, पेट में भारीपन रहना या बार बार डकार आना, यही डिस्पेप्सिया है। इसको लोग गैस की तकलीफ मान के कभी सोडा लेते हैं, कभी ठंडा दूध लेते हैं, कभी ओवर द काउंटर जाके दवाई ले आते हैं एसिडिटी की, और ये लक्षण इग्नोर होता है और कैंसर अगर है तो बढ़ता हुआ चला गया स्टेज 4 तक। अब इसमें भी एक मैसेज दर्शकों को मिलते जाना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग मतलब पेट फूलना या खाने में कोई दिक्कत हो रही हो, जो हाल फिलहाल में हो रही हो, पहली बार आपने डॉक्टर को दिखाया, दवा ली, ठीक भी हो गए, दोबारा अगर हो जाए तो आप अपनी जांच जरूर करा लें। जांच में सिंपल है, एक पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं। पित्त की थैली में अगर लगता है दीवार, पित्त की थैली की दीवार मोटी हो रही है या कुछ बदलाव आ रहा है, पित्त की थैली में पथरी हो, तो आप उसका इलाज कराएं। पता चला मैक्सिमम गॉल ब्लैडर कैंसर स्टेज 1 या प्री कैंसर स्टेज में पता चल जाएगा। इतना आसान है। एट द सेम टाइम सरकार को कई बार मैं इस बात के लिए रिकमेंड कर चुका हूं कि इन एरियाज में जहां गॉल ब्लैडर कैंसर कॉमन है, अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग बेसिक कर दें कि ऑल फीमेल्स मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज इन नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट, गंगेज बेल्ट जिसको बोलते हैं, गंगा के किनारे रहने वाले लोग, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए गॉल ब्लैडर। लेकिन इसके प्रति न पब्लिक में जागरूकता है, न सरकार में जागरूकता है, ये नियम नहीं बन रहा है। इसके कारण गॉल ब्लैडर कैंसर, ये सच है कि अभी भी 70% गॉल ब्लैडर कैंसर एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। गॉल ब्लैडर कैंसर एग्रेसिव है। एक बार कैंसर का रूप लिया, बहुत तेजी से स्टेज बदलता है, बहुत तेजी से फैलता भी है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट का तरीका पहला तो होना चाहिए रोकथाम, क्या कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको अर्ली डिटेक्ट करें, क्योर हो सके, तो हमारा पूरा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। और तीसरा जो आपने बात पूछी, इंडिया, विदेशों में किसी भी चीज का प्रोटोकॉल बना हुआ है। अगर ये लक्षण है, पेशेंट को ये तकलीफ हुई, उसका सारा डाटा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा उत्तर प्रदेश, मरीज ने यहाँ दिखाया, लेकिन अगर वो किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में भी जाता है, उसका डाटा वहां पे मिलेगा। दूसरा डॉक्टर देखेगा कि ये तकलीफ बार बार हो रही है, तुरंत उसका टेस्ट करके और उसका प्रॉपर इलाज करेगा, जो इंडिया में हम मिस करते हैं। मतलब सेंट्रलाइज मेडिकल डाटा नहीं है, किसी मरीज की रिकॉर्डिंग नहीं है, फॉलोअप नहीं है, या ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। ऑर्गेनाइज प्रोटोकॉल का मतलब ये तकलीफ हो, तकलीफ ठीक नहीं हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसकी हमें जरूरत है। लेकिन सर होता है ना, अभी जैसे एसिडिटी आपने बोली, और ये बहुत कॉमन सी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी पेट में, डकार आएगी तो मुझे लगेगा एसिडिटी ही हो रही है। सेम ये लिटरली सच बात है जो आपने बोली। मेरी दादी को सेम प्रॉब्लम थी और वो ऐसे ही करती थी कि चूरन ले लिया या फिर मेडिसिन ले ली कि एसिडिटी है तो मेरे को शायद इसीलिए पेन हो रहा है, और इसीलिए हम भी इग्नोर कर देते थे कि हाँ बहुत टाइम से उनको ये प्रॉब्लम चली आ रही है। और अभी वैसे ही मेरे साथ भी है, मेरी फैमिली में कुछ और लोगों के साथ भी है, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके साथ भी ये सेम सिचुएशन होगी। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इग्नोर ना करके उस पर फोकस करें। लेकिन सर एक चीज कही जाती है कि अगर आप बायोप्सी करा लेते हैं, जैसे सेम चीज मेरी दादी के साथ हुई, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि पेट में सिस्ट है, कुछ और भी है, गॉल ब्लैडर निकालने के बाद भी चीजें नहीं ठीक हो रही हैं, तो फिर हमने कहा ठीक है बायोप्सी कर लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप बायोप्सी करते हैं तो फिर बहुत तेजी के साथ कैंसर फैलता है, क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया, खासकर हाँ। गॉल ब्लैडर कैंसर में। पूरे कैंसर विभाग में 3 कैंसर है जिसमें बायोप्सी की हमें जरूरत नहीं है। वो है गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवरी का कैंसर और किडनी का कैंसर। अगर ये डिटेक्ट होता है किसी भी जांच में, अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, कि इसमें कैंसर है, तो बिना बायोप्सी करे अगर ऑपरेशन के लायक है तो डायरेक्ट ऑपरेशन कीजिए, इसको मत छेड़िए। लेकिन स्टेज 4 अगर हो गया है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो बायोप्सी करके हमें ये पता करना है कि किस वैरायटी का कैंसर है, क्या हम दवा दें, क्योंकि अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं रही। इन 3 कैंसर को छोड़ के एक भी ऐसा कैंसर नहीं जिसमें बिना बायोप्सी के इलाज होता है। तो मिथ जो है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, ये गलत है, अवधारणा है। तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, बायोप्सी प्रॉपरली डन बाय ए क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब ऐसा ऑन्कोलॉजिस्ट जो प्रॉपरली ट्रेनिंग जिसकी हुई है कैंसर को हैंडल करने में, अगर उसके द्वारा बायोप्सी की गई है तो कैंसर बायोप्सी से नहीं फैलता है। ये अवधारणा है। एक्सेप्ट अपवाद मैंने क्या बता दिया, गॉल ब्लैडर कैंसर, ओवरी कैंसर और किडनी कैंसर, 3 को छोड़ दें तो हर कैंसर में बायोप्सी की आवश्यकता है। क्यों? कुछ अलग बीमारियां, इन्फेक्शन, वो भी वैसे ही दिखता है जैसा कैंसर दिखता है।
तो ये गलती ना हो जाए कि कैंसर समझ के हमने कैंसर का इलाज कर दिया, पता चला वो तो दवाइयों से ठीक होने वाला एक इन्फेक्शन था सिंपल। उदाहरण के तौर पे एक बताता हूँ, हाल ही का केस है। टट्टी के रास्ते में, जिसको हम टेक्निकली रेक्टम कहते हैं, बड़ी आंत का बिल्कुल निचला हिस्सा, उसमें एक मरीज एक दिल्ली का प्रीमियर बड़ा अस्पताल, वहां पे जांच करा के आ गया कि उसको कैंसर है और ऑपरेशन करना है। किसी ने कहा कि एक बार डॉक्टर साहब से ओपिनियन ले लो। मरीज मेरे क्लिनिक आया, मैंने देखा क्लिनिकली देखना इसको कहते हैं कि हम मशीन से उसको चेक कर रहे हैं, बायोप्सी नहीं किया। मुझे लगा कि बायोप्सी करनी चाहिए। क्यों? मुझे इन्फेक्शन का शक हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, जब बायोप्सी करी तो उसको पता चला कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक तरह का बैक्टीरिया है जो उसके रेक्टम में बहुत ज्यादा ट्यूमर जैसा बनाया हुआ था। दवा दी, 15 दिन में मरीज ठीक हो गया, उसको कैंसर था ही नहीं। तो ये जानकारी हमें बायोप्सी से मिलती है। इसलिए हर समय मैं कहता हूं कि इस अवधारणा में ना पड़े। कुछ स्वयंभू सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑन्कोलॉजिस्ट बने हुए हैं जो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन वो कहते बायोप्सी मत कराना, कैंसर फैल जाएगा। उनसे हम ओपन डिबेट करें, आप ही के पॉडकास्ट, आप ही के चैनल पे आए, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूं कि बायोप्सी कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। जो लोग फ्लैट रिफ्यूज करते हैं वो डॉक्टर भी नहीं है, उनको बायोप्सी के बारे में पता क्या है। एट द सेम टाइम सारे डॉक्टरों को भी पता नहीं है बायोप्सी के लिए। जब तक वो कैंसर की पढ़ाई नहीं करेगा, बायोप्सी के बारे में जानकारी नहीं है उसको। तो बायोप्सी से डरे नहीं, तथ्य को समझें। विज्ञान को हर समय प्रत्यक्ष और प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण जो मैं बता रहा हूँ यही है। सर, क्या ऐसा होता है कि जो 4th स्टेज कैंसर है, क्या हम उसको भी कंट्रोल कर पाते हैं कीमो सेशंस के जरिए? 4th स्टेज कैंसर किस अंग का है, हाँ। और मरीज की कंडीशन कैसी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मरीज की कंडीशन ऐसी है, कोई दवा न टॉलरेट करे, कीमो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, या कैंसर से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, डिफेंस, ये कमजोर है, तो अलग बात है। अदरवाइज अगर मरीज का पोषण ठीक है, इम्यूनिटी ठीक है, 4th स्टेज कैंसर का इलाज हम 2 उद्देश्य से करते हैं। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, जीवन को जितना बढ़ा सको, दवाइयों से कंट्रोल करके बढ़ाओ, एंड गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। उस बढ़े जीवन में उनको तकलीफ ना हो, कैंसर रिलेटेड पेन ना हो, कहीं कोई प्रेशर सिम्टम्स ना हो, इसके लिए हम इलाज करते हैं, और इससे लाइफ अच्छी खासी बढ़ती है। जैसे उदाहरण के लिए पुरुषों में एक कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब की थैली के नीचे एक मेल ऑर्गन है, ग्रंथि है, उसका कैंसर इंडिया में काफी कॉमन हो चुका है। स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर, कहने को स्टेज 4 है, मेरे फॉलोअप में 50 से ऊपर मरीज हैं जो 10 साल क्रॉस कर चुके हैं स्टेज 4। उनका मैंने मेडिकल इलाज भी किया, जीवन शैली में भी बदलाव किया, और उनके खाने पीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग हम करते हैं, फॉलोअप करते हैं, सीरम पीएसए एक ब्लड टेस्ट है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो इसलिए स्टेज 4 मतलब मौत का पैगाम है, ये गलत है। सर, एक बात बताइए, एज मैटर करती है? बिल्कुल एज मैटर करती है। हाँ। कैंसर के लिए तो एक ऐसे है, ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। मतलब किसी को हो सकता है, किसी उम्र में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है तो कैंसर से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, नेचुरल प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी में है, ये कम होती है। साथ में दवाइयों का, कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट, उसको भी मरीज को ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए उसमें दवाई की डोज हमें कम करनी पड़ती है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। इसलिए उम्र बढ़ने से इसके ट्रीटमेंट में थोड़ी कठिनाई आती है। और इसीलिए जो ओल्ड एज रहते हैं उनमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सेम चीज़ हुई थी ऐसे। मतलब मेरी दादी के साथ साथ एक और ऐसे हम लोगों को, एम्स में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर सेम हमें सिचुएशन में एक और पर्सन मिले। इवन दोनों की जब डेथ हुई तो सेम टाइम पे ही हुई। मतलब या तो वो 4th स्टेज का कैंसर उनको भी उतना ही फैल चुका था, दादी को भी उतना ही था, सेम टाइम बिल्कुल। इवन 1-2 दिन का बस डिफरेंस था। सर, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग ओरल कीमो नहीं झेल पाते, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? और दोनों में डिफरेंस आप मुझे बताइए, क्योंकि कीमो सेशंस कई सारे होते हैं, लेकिन ओरल कीमो मेडिसिन के जरिए जो होती है, ये भी लोग नहीं झेल पाते, इसके पीछे रीज़न इसको समझने की जरूरत है। हाँ। कैंसर की मेडिसिन को आमतौर पे कीमोथेरेपी कहते हैं। हाँ। आमतौर पे। हाँ। लेकिन इसके अंदर कीमोथेरेपी जो एग्जैक्टली जो साइटोटॉक्सिक, साइटो मींस सेल, कोशिकाएं, टॉक्सिक मतलब उसको मारने वाला, ये हुआ। इसमें ज्यादा मेडिसिन नस के द्वारा दी जाती है। दूसरा ओरल कीमोथेरेपी, मतलब जो नस से देने की जरूरत ना हो, मुंह से भी पेशेंट ले और उसके आंत से ये एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी में जाके कैंसर पे काम करे। तीसरा टारगेटेड थेरेपी होती है, वो भी ओरल टैबलेट फॉर्म में आती है।
और एक होती है इम्यूनोथेरेपी। कैंसर के ऊपर एक रिसेप्टर, मतलब आप समझ लें कैंसर के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, उसकी जो चाबी होगी उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल EGFR रिसेप्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और जो इम्यूनोथेरेपी हम देंगे इसमें जाके इसको अनलॉक करेगा, कैंसर सेल को मारेगा, तो इसके साइड इफेक्ट कम होंगे और कैंसर किलिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो ये पूरे ग्रुप को हमने कह दिया। अब ये डिपेंड करता है कौन सी कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट क्या है, दूसरा उस मरीज की क्षमता कैसी है। क्षमता से मतलब है लिवर का फंक्शन कैसा है, किडनी का फंक्शन कैसा है, इसी से निर्धारित होता है साइड इफेक्ट। तो कोई जरूरी नहीं कि हर ओरल कीमो हर मरीज को उतना ही साइड इफेक्ट दे, लेकिन जब किसी दवा देने, उदाहरण के तौर पे आपने ओरल कीमोथेरेपी से बात की, ओरल कीमोथेरेपी देने के बाद साइड इफेक्ट ज़्यादा हो तो हमारा रिकमेंडेशन ये होता है, एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता है इसको बंद करें, दवा चेंज करें जिससे साइड इफेक्ट कम हो और मरीज को कैंसर से निकलने में फ़ायदा ज़्यादा हो। सर, जो डाइट होती है कैंसर पेशेंट की, क्योंकि कहा जाता है कि आप धीरे धीरे कैंसर पेशेंट को खिलाइए, और फिर जो चीज़ हम नॉर्मली हर रोज़ अपनी लाइफ में खाते हैं, अब कैंसर पेशेंट के लिए भी क्या ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको प्रोटीन का भी ध्यान रखना है, फाइबर का भी ध्यान रखना है, जो भी आप डाइट उनको दे रहे हो, एक प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए कैंसर पेशेंट के लिए? मुझे तो लग रहा है कि आकांक्षा जी आप जर्नलिस्ट नहीं है, डॉक्टर हैं। क्योंकि ये सवाल हाँ। अधिकतम डॉक्टरों को भी नहीं पता है इसके बारे में। उसका कारण बताऊं, ये भी जानना जरूरी है। MBBS करने में पूरे 5 साल की पढ़ाई में सिर्फ 19.6 आवर, लगभग 20 घंटे मान लीजिए, 5 साल में खाने पीने की पढ़ाई हमारी सिर्फ 20 घंटे की होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर को डाइट के बारे में पता नहीं है, और जो सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन है उनको डॉक्टर ही नहीं पता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और मैक्सिमम डॉक्टर इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। दवा देंगे, खाना पीना तो सब कुछ खाओ, ऐसा नहीं है। खाने की गड़बड़ी 35% कैंसर कराने का कारण है। मतलब 35% कैंसर सिर्फ आपके खाने पीने की गड़बड़ी से हो रहा है, और कैंसर से रिकवरी में खाने का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या क्या मिथ है? एक, कैंसर के मरीज को बार बार खाना चाहिए, गलत है ये। कैंसर के मरीज को नहीं, किसी भी इंसान को बार बार नहीं खाना चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्या है विज्ञान समझते चलें। जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बढ़ेगा ब्लड के अंदर, उसको कम करने के लिए इंसुलिन जो हार्मोन है आएगा। इंसुलिन जब भी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा या बार बार बढ़ेगा बॉडी में, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक कैंसर को बढ़ाने वाला तत्व है हमारे शरीर के अंदर। तो इंसुलिन कैंसर प्रोमोटर का काम करता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि खाने को एक बार कंप्लीट खाना खाएं, और खाने में पहले फाइबर लें, मतलब साग सब्जी सलाद, उसके बाद प्रोटीन फैट, और अगर कार्ब लेना है, मैं तो कैंसर पेशेंट को कार्ब फ्री कराता हूँ, शुगर फ्री एंड कार्ब फ्री लेना है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, जैसे ब्राउन राइस या ब्लैक व्हीट। नॉर्मल GMO व्हीट मैं मना करता हूँ। ब्लैक व्हीट जिसमें फाइबर हो, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 60 किलो का व्यक्ति 60 ग्राम पके हुए चावल ले, कॉम्प्लेक्स कार्ब, वो भी लास्ट में। ठीक है। तो ये क्यों करना है? गट माइक्रोबायोटा, गट के अंदर बैक्टीरिया है, 30 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। अगर वो हैप्पी होगा, खुश होगा, गुड बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो कैंसर फाइटिंग इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा, टॉक्सिन्स को हमारे गट में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और हैप्पीनेस के लिए इसीलिए कहा जाता है गट फीलिंग। क्यों? गट इज आवर सेकेंड माइंड। फर्स्ट माइंड जिसके बारे में आपको पता चलता है मैं दुखी हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, गट के बारे में आपको पता नहीं है। अगर गट माइक्रोबायोम आपका डिस्टर्ब हुआ तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे। सेम है कैंसर पेशेंट की रिकवरी में। तो कैंसर पेशेंट के खाने के लिए मैक्सिमम 2 मील अ डे, और पूरे हफ्ते का प्रोटोकॉल मैं देता हूँ। एक दिन कंप्लीट फास्ट, वाटर ओनली फास्ट, 1 डे 1 मील अ डे, ओमैड बोलते हैं, 1 मील अ डे। 2 दिन हो गए। रिमेनिंग 5 डेज 2 मील अ डे मैक्सिमम आप ले। इन बिटवीन नो स्नैकिंग, शाम को कोई खाना नहीं, सनसेट से पहले खाना खा लें, और जैसे खाना बताया ऐसे खाएं, नॉर्मल इंडियन फूड। कीमोथेरेपी जब चल रही है तब हम लोग मना करते हैं कच्चे फल या बाहर की खुली चीज़ें ये ना खाएं, इतना परहेज है। पेशेंट की रिकवरी में प्रोटीन अहम रोल करता है, फैट अहम रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए पेशेंट के, कैंसर पेशेंट की रिकवरी। सर एक बात बताइए, बाल क्यों उड़ जाते हैं कीमो सेशंस में? कीमोथेरेपी जैसा मैंने कहा साइटोटॉक्सिक, तो ये कैंसर की कोशिकाओं को तो मारेगा, कुछ नॉर्मल कोशिकाओं को, हेल्दी टिश्यू को भी मारता है। उसमें कुछ कीमोथेरेपी जो
हेयर फॉलिकल, मतलब जो बाल की जड़ें जहाँ हमारी चमड़ी से जुड़ी हुई उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं, उसको डैमेज करता है। तो डैमेज करेगा तो बाल निकल गए। फिर कीमोथेरेपी जब खत्म होगी तो बाल नए आ जाते हैं, हेयर फॉलिकल रीजनरेट करता है, नए बाल आ जाएंगे। लेकिन हेयर फॉल, एलोपेसिया, ये कुछ कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, हर कीमोथेरेपी में नहीं होता है। बहुत बार होता है कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उसके आसपास बहुत स्मेल आती है, और ये मैंने कई केसेस ऐसे सुने हैं कि आप उस रूम में नहीं जा पाते हो जहाँ पर कैंसर पेशेंट है, अगर वो 4th स्टेज में है। क्या ऐसा सच में होता है, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? आमतौर पे उस कैंसर में स्मेल ज़्यादा आती है जो कैंसर खुला हुआ है, जैसे माउथ कैंसर। मुंह से कैंसर बढ़ा, केसेज आपने देखे होंगे, तो उसका जख्म फूट के गाल के ऊपर या कहीं आ गया। इससे स्मेल इसलिए आती है, माउथ के अंदर बैक्टीरिया है, कैंसर सेल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और फैल रहा है। तो ये बैक्टीरिया मिलके और कैंसर के डेड सेल जो होते हैं दोनों मिलके एक स्मेल, इसको कहते हैं रॉटन माउस, मतलब चूहा मरने के बाद जो चूहे की स्मेल आती है वही स्मेल इससे आएगी। इसके अलावे कुछ, ये तो मैंने कह दिया जो कैंसर खुला हुआ, जैसे स्किन का कैंसर होगा या माउथ कैंसर होगा, इसमें इस कारण होगा। अदरवाइज कीमोथेरेपी चल रही हो, हाइजीन एक मेजर प्रॉब्लम है। कैंसर पेशेंट को मेंटली भी सपोर्ट करना क्यों जरूरी है, एक जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। शार्ट प्रॉपर न लें, मतलब नहाने की समस्या। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें पसीने होना, धूल और गंदगी ये भी काफ़ी हमारे वातावरण में है। ये अगर कैंसर पेशेंट को नहाने से वर्जित कर दें, ये कर दें, तो समस्या होती है, स्मेल आती है। हैलिटोसिस, अगर ओरल क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो मुंह से स्मेल आती है, वो उनके आसपास बैठने वाले सभी को स्मेल आती है। कभी कभी कुछ ड्रेसिंग, कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे होते उसके ऊपर ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग गंदी हो गई, उसको नहीं बदला, उसकी स्मेल हो सकती है। इसलिए बहुत ही मिक्स थ्योरी है। लेकिन कहिए क्या हर कैंसर पेशेंट से स्मेल आएगी? आंसर इज नो। मैक्सिमम कैंसर पेशेंट से स्मेल नहीं आएगी अगर प्रॉपर केयर किया जाए। क्या क्या किया केयर है? हेयर केयर, मतलब उनके बालों का, माउथ केयर, ओरल कैविटी का कैसे क्लीनिंग करना है, स्किन केयर, बॉडी को कैसे स्क्रब करना है, क्लीन करना है, नहाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली केयर किया जाए तो कैंसर पेशेंट से स्मेल नहीं आएगी। लेकिन कई बार होता है ना कि वॉमिटिंग भी कैंसर पेशेंट्स को आती है। क्या वो सबके साथ ऐसे ये कॉमन है, या फिर कुछ ही ऐसे कैंसर है जिनमें इस तरीके से चीजें होती कुछ हैं? कैंसर है जिसपे डायरेक्टली कैंसर के कारण वॉमिटिंग होती है, जैसे स्टमक कैंसर, मतलब खाने की थैली का कैंसर, जो रास्ता रोक दिया, पेशेंट ने जब खाना खाया वहाँ जमा हो गया, कुछ समय बाद उल्टी आ गई। तो ये तो कुछ कैंसर ऐसे हुए जो डायरेक्टली कैंसर ने वॉमिटिंग कराई। दूसरा ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर में वॉमिटिंग आती है जबकि पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ब्रेन के ट्यूमर कारण ब्रेन में जो दबाव दे रहा है उसके कारण उल्टी आ रही है, ये हो सकता है। कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी जब चलती है तब उल्टी आती है। अब पेट में कोई कैंसर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ब्रेन ठीक है, फिर भी उल्टी आती है, उसको कहते हैं इमेसिस, मतलब उल्टी होना अनकंट्रोल्ड। उसकी बहुत सारी दवाइयाँ आई हैं, दवा हम देते हैं, फिर भी कुछ मरीजों में उल्टी आती है। ऐसे लोगों के लिए हर समय हम लोग रिकमेंड करते हैं कि खाना ऐसा दीजिए जिससे इनका टेस्ट बेहतर हो, जिससे उबकाई कम हो, और बहुत प्रोलॉन्ग डाइजेशन वाला फूड ना हो, इजीली डाइजेस्टेबल फूड हो, मतलब प्रॉपर्ली कुक्ड हो, मुलायम खाना हो, ताकि ये अच्छी तरह से डाइजेस्ट करें, एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन सर जैसे ट्यूमर है या कैंसर, क्या दोनों ये सेम चीज है या कुछ डिफरेंस है दोनों में? मुझे दोबारा कहना पड़ेगा कि आप डॉक्टर क्यों नहीं है। देखिए कितनी गहराई की बात आपने पूछी। लूजली लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ड ट्यूमर, कैंसर। राइट। ट्यूमर मीन्स एनी स्वेलिंग। जो बॉयड पैथोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल में, उसमें कहा कि ये 5 साइन हैं, ये एबनॉर्मल है। इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, या कैंसर हो सकता है, जिसमें एक वर्ड है ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स एनी स्वेलिंग। अब ये ट्यूमर हो सकता है बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब सादी गांठ, जो बड़ी तो हो जाएगी लेकिन कहीं फैलेगी नहीं बॉडी में, जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है ग्रंथि। और मैलिग्नेंट मतलब ऐसा ट्यूमर जो उस जगह एक अंग से निकलेगा लेकिन दूसरे अंग में फैल सकता है, इसकी जड़ें बढ़ेगी, इसको कहते हैं मैलिग्नेंट या कैंसर। लूज टर्म में कैंसर, इसको आयुर्वेद में कहते हैं अर्बुद। अर्बुद मतलब पेड़ की जड़ जिस तरह से फैलती है, कैंसर के रूट्स उस तरह से फैलते हैं। ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर के रूट्स नहीं फैलते हैं। तो जनरली स्पीकिंग ट्यूमर एक ब्रॉड टर्म हुआ। बेनाइन ट्यूमर मतलब सादा गांठ या रसौली, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसर।
सर, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, छोटे छोटे बच्चे मैंने एम्स में देखे कि उनके पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं, उनके पेट में पानी भर गया है, पूरा पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है। सेम चीज़ मेरी दादी के साथ भी हुई थी कि हमें उनका पानी पेट से निकलवाना पड़ता था। ये क्यों होता है ऐसा? दादी को जो आपने बताया गॉल ब्लैडर कैंसर, हाँ। गॉल ब्लैडर कैंसर में मैलिग्नेंट एसाइटिस मतलब कैंसर के कारण पेट में पानी भरना, ये एक समस्या होती है। क्योंकि जो पेट के अंदर झिल्ली है उसको कहते हैं पेरिटोनियम, उस पर अगर कैंसर डिपॉजिट होता है तो ज़्यादा पानी निकल, उससे पानी निकलना नॉर्मल है ताकि हमारी आंत की चाल नॉर्मल चले। लेकिन अगर कैंसर उस पर डिपॉजिट होगा तो जितना पानी पर डे निकलना चाहिए था उससे ज़्यादा निकलता है, जो जमा हो जाता है एसाइटिस बोलते हैं। फिर वो पेट के ऊपर दबाव डालता है जिसके कारण सारे लक्षण आते हैं, तो उसको निकालना पड़ता है। बच्चों में जो कैंसर है नेफ्रोब्लास्टोमा, एक विल्म्स ट्यूमर, इस तरह किडनी का ट्यूमर होता है जो बचपन में होता है, या बहुत सारे ऐसे कैंसर जो बच्चों को होते हैं पेट में अगर है या कहीं और का कैंसर पेट में पहुंच गया तो बच्चों में भी एसाइटिस होता है। मतलब पेट में कैंसर पहुंचने का एसाइटिस हो सकता है एक, दूसरा हो सकता है प्रोटीन की कमी हो जाए तब भी एसाइटिस, तब भी पेट में पानी भरेगा। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है पानी किस कारण से हुआ। अगर प्रोटीन की कमी से है तो निकालने की जरूरत नहीं, प्रोटीन दें, बॉडी का प्रोटीन ऊपर होगा, एसाइटिस खत्म होगा। और कैंसर का कारण निकालना पड़ेगा और कैंसर खत्म करने की दवा देनी पड़ेगी। ये एसाइटिस का कारण है। सर, मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर जब फैलता है तो वो ब्लड के जरिए फैलता है, और आप मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप पूरी तरह से कैंसर का खात्मा बॉडी से नहीं कर सकते। क्या ऐसा लिटरली पॉसिबल है? अगर आपने किसी पेशेंट को ठीक कर दिया, क्या कैंसर वापस फिर से लौटेगा ही लौटेगा? इसके 100% चांस है? 100% चांस इसका है कि कैंसर को अगर क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट ने ठीक कर दिया तो दोबारा नहीं लौटेगा। ठीक, ये सच है। कैंसर फैलता है 2 रास्ते से, 3 रास्ते आप मानिए। एक ब्लड के द्वारा जिसको कहते हैं हिमेटोजीनस, मतलब हिमेटो मीन्स ब्लड, ब्लड के रास्ते। लिम्फोजीनस, लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स भी एक छोटी छोटी नली है जिसमें ब्लड नहीं, वाइट ब्लड आप कह सकते हैं, प्लाज्मा और लिम्फ इस तरह की चीजें जाती है, उसके रास्ते फैलता है। एंड थर्ड, डायरेक्ट स्प्रेड। डायरेक्ट स्प्रेड मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर का कैंसर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर डायरेक्टली ओवरी के ऊपर जो अंडकोश है उस पर गिर जाए, ये डायरेक्ट ड्रॉप मेटास्टेसिस बोलते हैं। ऊपर से कैंसर सेल गिरा, ओवरी के ऊपर चिपक गया, ये ना ब्लड से आया ना लिम्फेटिक से आया, ड्रॉप बोलते हैं इसको। तो ड्रॉप मेटास्टेसिस, ये 3 रास्ते हैं इसके फैलने के। दूसरा जो आपने बात पूछी, कैंसर एक बार हो गया तो क्या खत्म नहीं होगा? कैंसर किस अंग का है, किस स्टेज में डिटेक्ट हुआ, क्या इलाज हुआ, उसके लिए कौन-सा सीटीसी, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, जैसे स्तन का कैंसर, कोई भी स्तन का कैंसर 5 मिलीमीटर से अगर बड़ा हो गया तो हमारे जितने शोध हुए वो मानता है कि सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल बना दिया है, मतलब घूमते हुए कैंसर कोशिकाएं हैं जो किसी जांच में डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे रोगी को हमें कीमोथेरेपी देना पड़ता है, ये मान के कि ब्रेस्ट स्तन से तो हमने ट्यूमर निकाल दिया, लेकिन जो घूमते हुए कैंसर सेल्स हैं वो मर जाए ताकि दोबारा कैंसर ना हो। और मेजॉरिटी केसेज में अर्ली स्टेज कैंसर में प्रॉपरली डन ट्रीटमेंट, मैंने क्या कहा प्रॉपरली डन, मतलब अगर सर्जरी की जरूरत है सर्जरी कर दी आपने, दवाइयों की जरूरत है दवाइयाँ दे दी, लाइफस्टाइल चेंजेस कर दिए, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अब जो आप सुनते हैं कैंसर बदनाम है दोबारा आने के लिए, उसकी क्या थ्योरी है? कहीं धुआं आपने देखा तो धुएं पे पानी डाल दिया, थोड़ी देर के धुआं शांत हो गया, जो कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन आग जहां जल रही थी वहां पे आपने कुछ काम नहीं किया। कैंसर एक मैनिफेस्टेशन है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कैंसर बीमारी नहीं है, कैंसर एक मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन किसका है? डिस्टर्ब मॉलिक्यूलर हेल्थ का। सेल के अंदर जो एब्नॉर्मलिटी हुई उसके कारण कैंसर बना। जो कैंसर दिखा इसका डॉक्टर ने इलाज कर दिया, लेकिन अब बचे हुए हेल्दी सेल्स में दोबारा कैंसर ना बने इसके लिए क्या करना था? जीवन शैली में बदलाव, वो नेचुरोपैथी, कुछ आयुर्वेद का हम सहारा ले सकते थे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसका डाइट मॉडिफिकेशन। अगर ये हम कर दें तो आग भी बुझ गई, धुआं भी शांत हो गया। तो दोनों को साथ हमें ले चल रहा है। मॉडर्न मेडिसिन जो हमारा कर रहा है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ये भी चले, और होलिस्टिक मेडिसिन कि मरीज के जीवन शैली को हम कैसे बदलें ताकि कैंसर दोबारा नहीं आए। अगर इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेटफॉर्म पे काम करें तो कैंसर का क्योर रेट वर्ल्ड वाइड जो आज है इससे कई गुना इंप्रूव हम कर देंगे। जो लोग सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आएगी वो टेक्नोलॉजी आएगी तो हम ये कर लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है।
वो जब आएगी तो आएगी। अभी जरूरत है होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी की, कि सारी विधाओं की अच्छी चीजों को इंटीग्रेट करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ और इलाज डे 1 से, कैंसर की सर्जरी होनी है, कीमोथेरेपी होनी है, ये भी चले, जीवन शैली बदलाव चले, योग प्राणायाम उसके जीवन में इंक्लूड कीजिए और फूड मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन कीजिए। कैंसर हुआ क्यों? एंड मेंटल हेल्थ। कई कैंसर ऐसे हैं, गॉलब्लैडर कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा कि कभी इन्होंने तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन कुछ नहीं किया है, कैंसर हुआ। ऐसे रोगियों में मैंने अपने अनुभव में देखा है कि पास्ट में कुंठा, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, परसिस्टेंट स्ट्रेस, क्रोनिक परसिस्टेंट स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ ज़्यादा देखी गई। मेडिकली अगर उसको देखिएगा तो बॉडी में जनरेट ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो कैंसर के लिए, बॉडी के इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए, हार्ट अटैक के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज बताइए कितने लोग हैं जो स्वच्छंद, उन्मुक्त, तनाव रहित जीवन जी रहे हैं? मुझे लगता है सर 10% भी नहीं होंगे वो लोग। अब पूछिएगा कि आप बिल्कुल तनाव रहित हैं? अगर आप इंसान हैं तो तनाव होगा, लेकिन तनाव परसिस्टेंट ना हो। इंसान है और जीवित हैं तो तनाव तो होना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पे परमानेंट ना आ जाए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। सेम कैंसर मरीजों में मेंटल हेल्थ भी ट्रीट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सर एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी, जब हम कैंसर पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर होते हैं कि आपको पेट सिटी करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तो पहला क्वेश्चन मेरा पेट सिटी को लेकर आपसे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर एक चीज़ और होती है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आपने स्टिल पेट सिटी वहाँ पर करा दिया है तो वो उस रिपोर्ट को नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप वापस से टेस्ट कराइए। जितने भी टेस्ट आपके हो चुके हैं ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में, आप उसको छोड़िए, आप हमारे यहाँ आए हैं, आप फिर से टेस्ट कराइए। तो क्या कुछ डिफरेंस आ जाता है क्या, ऐसा मतलब? पहले तो विज्ञान की बात करें, पेट सिटी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जैसे अल्ट्रासाउंड आया, एक्सरे आया, अल्ट्रासाउंड आया, सीटी स्कैन आया, MRI, उसी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पेट स्कैन आया। पेट स्कैन एक ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फंक्शनल इमेजिंग है, मतलब ट्यूमर जहां एक्टिव होगा उसको डिफरेंट दिखाएगा। मतलब अभी तक में मान लीजिए बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इसको नेगेटिव करने वाले कहते हैं इसमें रेडिएशन निकलता है। उनको पता नहीं है कि वातावरण में कितना रेडिएशन निकल रहा है और रोज तुम उसको झेल रहे हो। विज्ञान पढ़ो तो समझ में आएगा। सीटी स्कैन में भी रेडिएशन है, एक्सरे में भी रेडिएशन है। डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि पेट स्कैन कब करना है कि नहीं करना है। यस, 3 महीने के अंदर हम पेट स्कैन रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि एक्यूमुलेटिव रेडिएशन का डोज ज्यादा होता है। ये हो गया। पेट स्कैन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और कैंसर केसेस में होना चाहिए, लेकिन लेट द डॉक्टर डिसाइड, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कही पेट स्कैन करा के फिर भी अगर डॉक्टर कह रहा है करना है, इसका कोई विज्ञान नहीं है। इसमें एक बाजारवाद है। डॉक्टर का वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ हो सकता है या अस्पताल का वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। अदरवाइज सारी मशीनें पेट स्कैन की एक ही जगह से आती हैं, जो दवा दी जाती है एक ही जगह से आती है, रिपोर्ट लिखने वाला डॉक्टर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, रिपोर्ट अलग नहीं होती है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, जो मैं भी अपने प्रैक्टिस में करता हूं, मुझे कोई ऐसी फाइंडिंग दिख रही है कि जो फिल्म में दिख रही हो लेकिन रिपोर्ट में नहीं हो, तो मरीज को सीडी दी जाती है पेट स्कैन की। आपके दर्शकों को जागरूक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडी होती है पेट के साथ। हाँ। उस सीडी को लोड कराएं अपने अस्पताल में और अपने डॉक्टर को बोलें जरा दोबारा देख लें क्योंकि मुझे ये चीजें दिख रही है इसमें जो रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। मरीज के पैसे बच जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पेट तुरंत नहीं रिपीट करना पड़ेगा, जो कि करना नहीं चाहिए 3 महीने के अंदर। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ये है कि पेट सिटी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई कंफ्यूजन ट्रीटिंग डॉक्टर को लग रहा है तो उसकी सीधी से और इन्फॉर्मेशन निकलवा ले अपने डिपार्टमेंट में, सफिशिएंट है, दोबारा करने की जरूरत नहीं। सर एक नॉर्मल जो कैंसर पेशेंट है उसका लाइफस्टाइल आपको क्या लगता है किस तरह का होना चाहिए? ये तो तय रखें कि 100 में से 90 कैंसर पेशेंट जो हैं उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती ही है, और 1-2 नहीं, कम से कम 6-7 साल से 10 साल पहले से लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुई तब जाके कैंसर बना। 90% के लगभग 80 to 90% कैंसर के रोगी या तो उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज या कोई ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज रहती है। ये क्या इंडिकेट करता है? हाइपरटेंशन या डायबिटीज डायरेक्टली कैंसर का कारक नहीं है, वो ये बताता है इनकी जीवन शैली गड़बड़ हुई, पहले हाइपरटेंशन आया, डायबिटीज हुई,
बाद में कैंसर डेवलप हुआ। तो लाइफस्टाइल ऑब्वियसली एबनॉर्मल है, उसमें इंप्रूव करने, जो मैंने कहा कैंसर का होलिस्टिक इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें लाइफस्टाइल, जीवन शैली चेंज करना, और इन जनरल आपके दर्शक जो सुन रहे हैं, अभी का सेगमेंट काटें और रोज घर में 1 मिनट का इस सेगमेंट को चलाएं, या आप लोग रील बना के इसको करें। जो नॉर्मल इंसान को कहता हूं वो कैंसर के रोगी के लिए भी उपयुक्त है। एक हर समय देता हूं हेल्थ का फॉर्मूला, MMMS, ये 4 वर्ड याद रख लें। फर्स्ट इज मील, आप क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इसकी चर्चा हम करेंगे लंबी। सेकेंड M इज मूवमेंट, किस तरह की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आप स्वस्थ रहें। जिम जाना स्वस्थ रहने की निशानी नहीं है। थर्ड M इज माइंड स्टफ, मेंटल हेल्थ। एंड फोर्थ इज S, स्लीप, कितना सोएं, कैसे सोएं, और सोने के बाद जब जगे तो आप क्या बन के जगें। अगर MMMS पे ध्यान दे तो या तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा, और कैंसर के रोगी अगर इसको फॉलो करेंगे उनकी रिकवरी भी बेहतर होगी और रिलैप्स का चांस खत्म हो जाएगा। तो हम सर वापस से आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, जो आपने फर्स्ट ही पॉइंट अभी बोला। मील आपने अभी हमें बताई थी ऑलरेडी कि आपने दिन में 2 मील लेनी है, कैसे कैसे उसको, लेकिन टाइमिंग क्या होनी चाहिए जगने के? यूजुअली अब मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त जो लोग नहीं जानते हैं, सुबह 4 बजे से 4 बजे, वो थोड़ा वेरी कर सकता है, 3:50 से लेके 4:20 4:30 के बीच में, सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो उसमें जगें। उसमें ना भी जग रहे हों तो कम से कम सूर्योदय से पहले जग जाएं, ताकि सूर्योदय देख सके, सनराइज देख सकें। किसी को लग सकता है कि इसमें ऐसी क्या खास बात होगी, अनेकों रिसर्च पेपर आ चुके कि जो व्यक्ति सूरज की किरण देखता है, बाहर निकलता है, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अलग है कंपेयर टू अदर पर्सन। नंबर 1, उसमें जगने के 4 घंटे के बाद आपका पहला मील हो जाना चाहिए। उसको ब्रेकफास्ट लेकिन मत मानिए, इंग्लिश कल्चर है जो साइंस सपोर्ट नहीं करता है। ब्रेकफास्ट में ब्रेक द फास्ट, हमारा ये सिस्टम नहीं है। 16 घंटे की ऑलमोस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग हो चुकी है आपकी, टेक नॉर्मल मील, कंप्लीट मील। कंप्लीट मील का तरीका, इंसॉप्से करके एक फ्रेंच लेडी है, बड़ी अच्छी रिसर्च करके उसने कहा फाइबर फर्स्ट। तो मैंने बताया आपको, सलाद, साग, सब्जी आप एक ही प्लेट में रखें, पहले उसको खाएं। प्रोटीन एंड फैट, एब्जॉर्प्शन डिलेड होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं आएगा। एंड देन कॉम्प्लेक्स कार्ब 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। ये कंप्लीट प्लेट बनाए, कंप्लीट फूड ले लें। अब इसके बाद नो मील, नो मील। अब इसके 6 से 8 घंटे के बाद टेक सेकेंड मील, सेम फाइबर, प्रोटीन, फैट, कार्ब। बीच में कोई भी, न फ्रूट्स, न आप क्या ले सकते हैं बीच में, कोई भी टी। ग्रीन टी के लिए लोग जब बोलते हैं तो कड़वा है सर, मैं नहीं ले पाता हूँ। मिल्क वाली टी मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ, मिल्क ही रेकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए मिल्क टी तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। उसके लिए एक चाय, बड़ी अच्छी हर्बल कंपोजिशन है, उसमें एक चाय है ही नहीं, ओजस्यम, जो दर्शक आपको पीना चाहें वो पी के देखें। रिजुविनेटिंग, एंटीऑक्सीडेंट, और उसका रिजल्ट इनको 10 दिन में ऐसा दिखेगा लगे मिरेकल हो गया लाइफ का। हमारा बॉडी डेफिशिएंट था उन तत्वों के लिए, आप उसमें, मैं उसका सेवन रोज करता हूँ। ओजस्यम ये आप ले सकते हैं बीच में, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या कोई ग्रीन टी ले सकते हैं। सेकेंड मील आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 6 से 8 घंटे का गैप हुआ, 3 से 4 बजे आपका सेकेंड मील हो गया, मीन्स वेल बिफोर सनसेट। और आपके सोने जाने से कम 5 घंटे पहले सेकेंड मील कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने कर लिया। अब इंटेस्टिन को इनफ टाइम मिला, उसको डाइजेस्ट कर लिया। लिवर मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, मैं बोलता हूँ सारे अंग की माँ लिवर है। लिवर का क्या काम है कि सारा डाइजेशन कर दिया, सारे अंग को सुला दिया, उसके बाद घर की लाइट बंद करके ताला लगा कि नहीं लगा देख लिया, सारी चीजें सेटल है, तब लिवर सोने जाएगा। अब लिवर जब सोनेगा तो उसको 5 घंटे का रेस्ट चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आपका ऐप है मोबाइल में, रात को 12 बजे फूड ऑर्डर कर दिया ऐप बेस। अब लिवर को सोने का टाइम था, आपने फूड दे दिया, माँ है, अब उस डाइजेशन में लग गई, लिवर को रेस्ट नहीं मिला, फैटी लिवर, लिवर फेलियर, समस्या हुई, इसलिए सेकेंड मील नहीं खत्म कर दी गई। अब पूरी रात आपका कोई मील नहीं होगा, वही आप ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं विदाउट शुगर, ग्रीन टी जैसे मैंने बताया ओजस्यम ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। ये मील का टाइप हो गया। अब जब अगले दिन सुबह फॉर एग्जांपल आप 5 बजे जगह, 9 बजे आपने पहला मील लिया, यहाँ तक जब आएंगे तो 14 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी कराता है,
हर दिन हर इंसान में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन ये ऑटोफेजी है, सेल्फ करेक्शन मेथड। पहले करेक्ट करेगा, अगर करेक्शन नहीं हुआ, कैंसर सेल बन ही रहा है, तो बॉडी उसको मार देगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका ऑटोफेजी जनरेट करता है। साइंस हो गया, तो मील का हो गया। मूवमेंट सेकेंड नेम। एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज वही करें जिसमें फार्ब, FARB चारों तत्व आ जाएं। क्या क्या है फार्ब? फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। अब जिम में जाएंगे, बैलेंसिंग की बात नहीं करेंगे। बाइसेप्स डोले सोले बनाने के लिए, पेक्टोरलिस, ऐसे एक्सरसाइज। क्या ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी? ह्यूमन बॉडी बनी स्विमिंग कर सकता है, भाग सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, वजन उठा सकता है। इसके लिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पूरे बॉडी का चाहिए। एक ही तरीका है जो फार्म को फॉलो करा सकता है, दैट इज योगासन। कोई भी आसन उठाएं, 84 लाख आसन हमारे शास्त्रों में वर्णन है। घेरन मुनि ने हठ योग करके बताया, तो उन्होंने 84,000 कर दिया। फिर कहा कुछ नहीं कर 84 कर लो। मैं मॉडर्न जमाने में कहता हूँ 4 कर लो, आज 4 कर लो, कल 4 कर लो, ऐसे करके घुमाते रहो तो आप फिट हो जाएंगे। और रात में योग निद्रा की प्रैक्टिस करें, नींद अच्छी होगी। ये आपका मूवमेंट हो गया। मूवमेंट कब कब करें? सुबह बेहतर होगा कि आप योगासन करें। जब भी मील लें उसके 10 मिनट के लिए वॉक कर लें। कोई आसन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज चढ़ रहा है। जब वो वॉक करेंगे तो ये मांसपेशियों में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा, आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं देगा, फैटी लीवर नहीं बनेगा, डायबिटीज की समस्या नहीं होगी, कैंसर की समस्या नहीं होगी। बॉस जब डांट दे ऑफिस में, तब जरूर एक्सरसाइज करें। कैसे? बॉस ने डांटा, अब आप स्ट्रेस, तो एड्रेनलिन रश हुआ और बॉडी वैसे रिएक्ट करती है जैसे हमारे पूर्वजों में जो जंगल में रहते थे, शेर आ रहा था और उनके अंदर जो मैंने बताया था सिंपैथेटिक सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जगह और शुगर बढ़ाया कि ताकि हम भाग सके। सेम रिस्पॉन्स आता है जब बॉस डांटते हैं, तो बॉस आज का शेर है। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप जाते हैं चाय की दुकान पे, एक मीठी चाय और एक सिगरेट लेते हैं। ये और आपने एड ऑन कर दिया सिस्टम को जलाने का। आपको क्या करना है? बॉस की डांट सुने, वहां से हटे, जाके 2 मिनट तक जंपिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, ताकि जो कॉर्टिसोल बढ़ा और उसके कारण जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, ये यूटिलाइज हो गया। पानी पियो, बॉडी के टॉक्सिन्स को यूरिन में निकाल दो। इन समय पे एक्सरसाइज करें। रात को सोने जाने से पहले 10 मिनट चहलकदमी कर लें, ताकि मसल्स आपकी फ्रेश आउट हो जाए। मूवमेंट। थर्ड इज माइंड स्टफ। क्या है माइंड? ब्रेन ऑर्गन है। माइंड जो ये ऑर्गन सारी चीजें कर रहा है। माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। चित्त का शांत होना। आजकल मेंटल हेल्थ दिस दैट बड़ा कर रहे हैं, तो क्या करें? मेंटल हेल्थ ऐसे पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचे कैसे? इतनी समस्याएं चल रही है। महर्षि पतंजलि से पूछा उनके शिष्यों ने, गुरुजी योग क्या है? उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना योग है। माइंड स्टफ इज चित्त। तो इस तरह का काम करना है जो अष्टांग योग से ही संभव है। चित्त की वृत्तियां सदैव के लिए रुक जाए, आपको रोकना ना पड़े। अब इसके लिए तो चलिए एक अलग ही सेपरेट पॉडकास्ट हो सकता है कि कैसे करें। बिल्कुल। एंड फोर्थ इज स्लीप। क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप। कुछ हमारे नेता लोग हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेस में कहते हैं कि 4 घंटे हम सोते हैं। किस लिए 4 घंटे सोते हो भाई? कॉकरोच 24 घंटे जगा रहता है, तो कॉकरोच थोड़ी अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप की जरूरत है। और 1 घंटे मी टाइम, लेजर टाइम निकालिए अपने लिए, जिसमें आप भी ना हो। इसका क्या मतलब होता है? आज इंसान लोनली है, अकेलापन। एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं सॉलिट्यूड, एकाकीपन। मैं से बात करता है कि ऐसा क्यों हुआ, आगे मुझे क्या करना है, इसमें और कोई नहीं है। अकेलापन में क्या है? इंसान है तो अकेला, लेकिन सोशल मीडिया पर लगा है, 50 थॉट्स चल रहे हैं, ऑफिस की बातें चल रही है, कोई नेगेटिव जो किया है उसकी बातें चल रही है। एकाकीपन में मैं चल रहा है। और थर्ड स्टेज है, इसका इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं मिला, कैवल्य। जहां मैं और मैं भी खत्म हो जाए, शून्यता की स्थिति आ जाए, वो आपका लेजर टाइम है। तो अपने लेजर टाइम निकालिए, चित्त को शांत कीजिए, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, और जब अगले दिन सुबह जगें तो बिल्कुल टेंडर लीव्स, कच्चे नाजुक पत्ते की तरह फ्रेश जगें। कैसे पता चलेगा नींद अच्छी हुई? सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो,
और आंखें जब खुले तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करें और बिस्तर छोड़ के उठ जाए, मतलब नींद प्रॉपर हुई। ऐसी नींद होनी चाहिए। इस नींद के लिए क्या क्या जरूरी है? बेड टाइम से 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ, मतलब मोबाइल का इस्तेमाल ना करें आप। वाईफाई घर का ऑफ। एनी फॉर्म ऑफ ब्लू लाइट आपके कमरे में ना जले। बिस्तर पे कोई सिलवटें ना हो, कोई कंकड़ियां ना हो। और डाइट पहले ले लें, मील जो मैंने कहा ये पहले लें। अगर ये 3-4 काम करेंगे तो आप बिल्कुल बच्चे की तरह सोएंगे, जिसको मुहावरे में कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, और अगले दिन बिल्कुल फ्रेश जगेंगे। तब आप रियल प्रोडक्टिव होंगे। अदरवाइज इंसान भारत का सिर्फ गुलाम बन के काम कर रहा है, इनोवेटर हम नहीं पैदा कर रहे हैं। ये तब पैदा करेंगे, विश्वगुरु तब हम बनेंगे जब हमारे बच्चे लीजर टाइम इंजॉय करेंगे, प्रॉपर उनको खाना मिलेगा, पोषण मिलेगा, ब्रेन को सप्लाई करने के न्यूट्रिशन मिलेगा और प्रॉपर नींद मिलेगी। लेकिन जो लोग सुबह की अपनी शुरुआत चाय के साथ करते हो, या दिन में उन्हें 4 से 5 चाय चाहिए, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि सुबह की शुरुआत मैं भी चाय से ही करने लगी हूँ आजकल, तो इन लोगों को किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है? क्लासिकल इंडिया में चाय कल्चर जो आया, दूध वाली चाय का, इंडिया में चाय का कल्चर नहीं था। अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि इंडिया में कल्चर था सुबह दूध पीने का। तो उन्होंने कहा कि दूध में चाय पत्ती डालो और मीठा कुछ डालो, इंडियंस पीने लगेंगे। साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। तो वो इस चीज को तो पहले हटा दें। अपने दिन की शुरुआत जो नॉर्मल फ्रेश होने के लिए एक्टिविटी आप करें, उसके बाद पहली शुरुआत आप करें योगासन, अष्टांग योग से। अष्टांग योग करने के बाद, जैसे मैंने कहा, ओजस्विनी, विदाउट मिल्क आप टी लें, जिसमें हर्ब्स हो, आपके बॉडी को सेल लेवल पे, एक एक सेल लेवल पे तरोताजा कर दे और डेफिशिएंसी, बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट की डेफिशिएंसी पूरी कर दे। ये चाय लें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि सुबह की शुरुआत कैसे करें, इसके लिए मैं हर समय एक फॉर्मूला देता हूं, फॉर्मूला ऑफ गॉड, GOD। अब सही वाला भगवान तो मैंने देखा नहीं है, इसलिए मुझे उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन हिंदू मिथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का। बिकम जनरेटर ऑफ योरसेल्फ इन द मॉर्निंग। ब्रह्मा, बी ब्रह्मा ऑफ योरसेल्फ। पूरे दिन की प्लानिंग करो। अपने अष्टांग योग किया, एक कुछ चाय जैसी चीज आपने ली, उसके बाद प्लान योर डे, बी ब्रह्मा। दिन में बी ऑपरेटर, विष्णु। उसमें आपके दोस्त आएंगे, शेषनाग की तरफ फन मारेंगे, समुद्र की लहरें गिराने आएगी। आप विष्णु बन के आराम से वही काम कीजिए जो ब्रह्मा बन के डिसाइड किया था। और इन द इवनिंग डी, बिकम डिस्ट्रॉयर, शिव, संहारक का रूप ले लें। जो बाहर द्वेष, क्लेश, तनाव बना, उसको बाहर ही खत्म कीजिए, संहार कीजिए उसका, और घर एक खिलखिलाते इनोसेंट बच्चे की तरह लौटिए। ऑफिस छोड़ के आइए। अगर इसको आप करेंगे, कोई आपको हिला नहीं सकता है। बिल्कुल। वैसे सर, कैंसर पे बहुत सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहूँगी कि हम ये तो सब बात कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कैंसर पेशेंट को? क्या ज़रूरी है जिससे कैंसर ना बढ़े आगे? जो मैंने कहा करना चाहिए, एक्चुअली बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए ये करना चाहिए। अब उसमें क्या है, मैं कहता हूँ हर समय B2B, बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स में ये है जो मैंने बताया, खाना खाना, बिल्कुल, जमीन पे बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना, बैक टू बेसिक्स है। तो क्या नहीं करना चाहिए? एक्सेसिव लग्जरी लाइफ इज नॉट मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। वो कैंसर का कारक है, आप माने ना माने। आप 4 कदम नहीं चल रहे हैं, मोटापा हो रहा है। जितनी चीजें आप पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या पैक्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स। कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान सौंदर्य प्रसाधन का देश रहा, और आप कहते हैं कॉस्मेटिक इस्तेमाल ना करें। तो मैंने कहा हिस्ट्री उठाइए, पलाश के फूल, टेसू के फूल, अपराजिता के फूल, गुलाब के फूल, इससे हमारी पूर्वज महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन बनाती थी। ये पैराबेन, थैलेट्स जो कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स है, इसकी लिपस्टिक नहीं लगाती थी। तो बैक टू बेसिक्स, उस पर आइए। क्या नहीं करना है? क्या ये नहीं करना है एक्सेसिव कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक के डब्बे में बंद चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना करें, सॉल्ट एक्सेसिव ना हो। आज हर खाने में आपके HFSS में बोलता हूँ, हाई इन फैट, शुगर, सॉल्ट एंड पाम ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड,
और ओमेगा 6 फैटी एसिड ये आ गया, ओमेगा 3 बॉडी से गायब हो गया, आपने नेचुरल फूड लेना बंद कर दिया, तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दें जितनी अब लोगों को लगता है कैसे कर सकते हैं, एक छोटी जो मैं ले चलता हूँ, मेरा बैग देख लें खोल के, अभी मैं दिखा दूंगा, एक छोटी पीतल की प्लेट रख लें, एक चम्मच और एक गिलास, आप चाय पिए पानी पिए आप अपने गिलास में पिए, स्ट्रॉ जो मिलाती हैं एक चम्मच रख लें और एक प्लेट रख लें ताकि प्लास्टिक की प्लेट का इस्तेमाल ना हो आपका। गर्म खाना प्लास्टिक की प्लेट में आता है, उस पर बिस्फेनॉल ए थैलेस निकलता है जो कैंसर कारक है, इसको अपने जीवन से निकालें। ट्राई टू ईट एज रॉ एज पॉसिबल, रॉ खाओ और रियल फूड खाओ, तो पैक्ड फूड नहीं खाओ, रीजनल खाओ और सीजनल खाओ, जिस क्षेत्र में हो उसी क्षेत्र की सब्जियां उस क्षेत्र के फल खाओ और उसी सीजन में खाओ, स्टोर मत खाओ। इंडोनेशिया से कीवी मंगवा के खाने का क्या मतलब है? अब आप पूछेंगे क्यों मना कर रहे हैं? कीवी से मुझे परहेज नहीं है, परहेज ये है कि 2 महीने किसी फल को कैसे प्रिजर्व करेंगे, केमिकल कोटिंग करेंगे, स्प्रे करेंगे, वो केमिकल कोटिंग, वैक्स, फॉर्मल्डिहाइड, ये कैंसर कारक है। और आजकल तो सर पैकेज फूड ऑलरेडी आ रहे हैं कि आप रेडी टू ईट लीजिए। एक अभी बच्ची थी, उसने बताया कि सर मैं यूएस में रहती हूँ तो वहाँ तो सब कुछ ऐसे ही है, तो वहाँ बीमारी क्यों नहीं है? मैं भारत के दर्शकों को बता दूं 93% अमेरिकन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हैं, 7% सिर्फ स्वस्थ है अमेरिकन, ये अमेरिका का डाटा है। तो क्या भारत यही बनना चाह रहा है, अमेरिका बनना चाह रहा है? भारत में इतनी सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं, कि अगर 93% लोग बीमार हो गए तो इनके लिए अस्पताल भी मौजूद है। बिल्कुल। तो हमें अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपने कल्चर को मान के और स्वस्थ रहने की जरूरत है, जो कि है हमारे कल्चर में। हमारा कल्चर आयुर्वेद है, और आयुर्वेद लोगों को लगता है जड़ी बूटी की एक प्रथा है, जड़ी बूटी की प्रथा नहीं है। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हिंदी क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस है, आयुर्वेद भारत का मेडिकल साइंस है, जिसमें वो चीजें आपको बताई हुई हैं जो आप कर सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, उसके दृष्टिकोण से ठीक रखें, आप बीमार ना हो, और बीमार हो तो ठीक भी उतनी आसानी से हो जाए, बस इसकी जरूरत है। सर एक बात बताइए, सबसे डेंजरस कैंसर आज की तारीख में कौन सा आपको लगता है? कोई भी कैंसर अगर नेग्लेक्ट हो जाए, इग्नोर हो जाए तो डेंजरस है। अदरवाइज आप कहें स्टेज बाय स्टेज अगर कंपेयर करें तो लंग कैंसर, अगर टॉप के डेंजरस कैंसर की मैं बात करूं तो लंग कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जो कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी ग्रेड 4 जिसको बोलते हैं, अभी तक क्लियर डाटा नहीं आया, लेकिन देखा जा रहा है मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी मतलब ब्रेन कैंसर बढ़ा है। अभी तक पुख्ता डाटा नहीं आया है, लेकिन लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, तीसरा गॉल ब्लैडर कैंसर, ये 3 कैंसर आप मानिए बहुत तेजी से फैलने वाला, बढ़ने वाला, और अगर एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाए तो कंट्रोल में नहीं आता है। ये टॉप के 3। सर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये दोनों जो चीजें हैं कितनी ज्यादा हार्मफुल है बॉडी जहर के? है। स्मोकिंग मीन्स सिगरेट बीड़ी, एंड ड्रिंकिंग मीन्स अल्कोहल। ड्रिंकिंग मतलब पानी पीना नहीं, ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल, दोनों पॉइजन है, जहर है, डेफिनेटली इससे कैंसर होता है। लेकिन आजकल तो सर हर दूसरा बंदा चाहता है, मतलब ड्रिंक करना तो शायद लोगों को लगता है कि वो उनके कल्चर से या फिर शायद उनकी जो लाइफ स्टाइल है या उनका रहन सहन है शायद उसको ही रिप्रेजेंट करता है लोगों को, और इसीलिए मुझे लगता है हर दूसरा बंदा चाहता है कि कम से कम ट्राई तो करनी चाहिए। हाँ, अब रिसर्च और साइंस की बात कहेंगे तो मॉडरेशन में अल्कोहल हार्मफुल नहीं है, लेकिन मॉडरेशन वेस्टर्न लिटरेचर ने स्टडी की, इंडियन में इमोशनल क्वोशेंट इतनी ज़्यादा है कि इनको कह दीजिए कि आप इतना अल्कोहल तो ले सकते हैं तो कभी उतने पे नहीं रुकेंगे, उसके बाद तो होता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। लेकिन क्या कभी अल्कोहल ले लिया तो कैंसर हो ही जाएगा? नहीं, हर समय कैंसर किसी के डोज एंड ड्यूरेशन कितना लेते हैं और कितने लंबे समय तक ले रहे हैं इस पे डिपेंडेंट है। तो कभी अल्कोहल ले लिया उनको कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है, कभी सिगरेट पी ली उनको कैंसर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वांटिटी ज़्यादा है तो कैंसर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं कि उनके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, उनके यहाँ कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ा। अमेरिका में स्मोकिंग रेट डाउन हुआ है, पुरुषों में तो मेजर डाउन हुआ, लड़कियां में बढ़ी थी पीते में, अब पिछले साल से लड़कियों में डाउनफॉल हो रहा है स्मोकिंग का इंसिडेंस। इंडिया में स्मोकिंग बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, और लड़कियों में ज़्यादा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बढ़ा है, ये इंडिया का आंकड़ा कह रहा है।
सर एआई का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को जॉब भी मिल रही है तो लोगों की जॉब जा भी रही है। जब मैं हेल्थ सेक्टर की बात करती हूँ तो हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को अब टेंशन होने लगी है। क्या ऐसा आपको रियल में लगता है, हो सकता है, या फिर एक मिथ है ये? देखिए, हेल्थ केयर में एआई एक, मेरा मानना है, वरदान की तरह आया है। जो भी टेक्नोलॉजी आती है, याद होगा जब टाइपराइटर को हटा के कंप्यूटर आया था, उसका काफ़ी विरोध हुआ था। लोग टाइपराइटर जो करते थे, आज वही क्लर्क जो टाइपराइटर मशीन पे काम कर रहा था, कंप्यूटर पे करके ज़्यादा काम कर रहा है और कम समय में कर रहा है। सेम है हेल्थ केयर में। अभी लोग डरे हुए हैं। यस, एवरेज डॉक्टर चले जाएंगे, जो आरक्षण वाले डॉक्टर हैं उनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो रहेगा, जो एआई को इनकॉर्पोरेट करेगा, ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है, बढ़ेगी। अब उदाहरण आपको देता हूँ। पता नहीं मैं प्रसिद्ध हो गया या मरीज का ट्रस्ट, बहुत सारे मरीज मुझे शिकायत करने लगे कि डॉक्टर साहब आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है क्लिनिक पे। स्टाफ बढ़ाता चला गया कि फ़ोन तुम भी हैंडल करो, तुम भी हैंडल करो, अपॉइंटमेंट दो, शेड्यूल करो, लेकिन फिर भी ये शिकायत खत्म नहीं हो रही थी। इसी समय कुछ हमारे दोस्त मिले जो आईटी के लोग थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ट्रॉनिक्स क्लिनिकल मैनेजमेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आज उस सॉफ्टवेयर से मरीजों को ऐसे इंटरेक्ट 24/7, कभी भी मरीज व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम डाले, वो ऐसा इंटरेक्ट करता है जैसे कोई इंसान इंटरेक्ट कर रहा है उनके साथ। अपॉइंटमेंट प्रॉपर मिलता है, मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो रही है, और स्टाफ बढ़ाते 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 मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं सैलरी भी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मरीज को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं पता होता था कि कितने मरीज आज मुझे देखने हैं। ओटी से निकल के मैं आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कितने मरीज देखने हैं। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एआई से। हाँ, तो कैसे लोगों का, किनकी जॉब जा रही है? जो काम नहीं करना चाहते थे, एआई ने पूरी तरह उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। क्यों? एआई में इमोशन नहीं है कि आज तुम घर से अगर लड़के आए, तुम्हें काम करने का मन नहीं, एआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। एआई फटीग नहीं है, थकता नहीं है, रात में भी काम कर रहा है। उसको ये नहीं 11 बजे रात को क्यों फ़ोन कर दिया, एआई जगा हुआ है, कर रहा है। तो ट्रॉनिक्स एआई के आने से मेरी लाइफ आसान हो गई, मुझसे ज़्यादा आसान मेरे मरीजों की लाइफ हो गई। उनका ये कहना है कि ये तो बहुत ही आसान, बहुत ही स्मूथ लगता है, और उसमें वॉइस इंटरेक्टिव भी है। अगर आप बात करेंगे तो बात करके बता सकते हैं, हाँ डॉक्टर साहब कल कितने बजे उपलब्ध है। एआई इस लेवल पे आ रहा है। रोबोटिक सर्जरी आ गया, रोबोटिक एआई आ गया, एआई कियोस्क बेस्ड आ रहा है। मैं दिल्ली बैठा हूँ, रोबोटिक सर्जरी में मैं यहाँ से ऑपरेट करके कहीं भी दूर दराज किसी मरीज का मैं ऑपरेशन यहाँ से बैठ के कर सकता हूँ। मतलब रोबो को मैं कमांड दूंगा, मैं चलाऊंगा, और ऑपरेशन वहाँ वही होगा जो मैं यहाँ दिल्ली बैठ के कर रहा हूँ। कियोस्क, क्लिनिकल कियोस्क। मरीज कहीं दूर छत्तीसगढ़ के, बिहार के, झारखंड, कहीं ऐसी जगह पे है जो दिल्ली आके नहीं दिखा सकता है। सारा उसका प्रोफाइल मेरे पास आएगा, उसके सामने प्लाज्मा स्क्रीन पे ऐसे लगेगा मैं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से उसके बीमारी को देखूंगा। स्टेथोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट्स सारे ऐसे होंगे, रोबोट जाएगा, उसको लगाएगा, मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी रियल टाइम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप रोक नहीं सकते हैं। सुलेमान मुस्तफ़ा की एक किताब है द कमिंग वेव, क्लियर कट लिखा है, इट्स नॉट ए टेक्नोलॉजी, नॉट ए टूल, इट्स अ कमिंग वेव एंड यू कांट स्टॉप इट। सेम विल हैपन टू ऑल द इंडस्ट्री, वेदर इट्स सिक्योरिटी सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, जैसे पुलिसिंग, एआई से कितनी आसान हो गई पुलिसिंग। आप दिल्ली में जरा वायलेशन करें ट्रैफिक, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। It will improve the quality of life of doctor as well as patient. लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लोग विरोध करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, ये सच है। जरूरी है लोगों के लिए समझना। सर कुछ मेरे पास अभी क्वेश्चंस हैं, एक रैपिड फायर के जरिए मैं कोशिश करूंगी हम सब कुछ कवर कर पाएं, जिससे लोग अगर इसी को देखें, रील्स को देखें, तो काफ़ी हद तक उन्हें चीज़ें क्लियर हों। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है। सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर स्मोकिंग छोड़ दी जाती है तो क्या लंग कैंसर 90% तक रोका जा सकता है? 30 साल स्मोकिंग छोड़ने के 30 साल तक कैंसर का रिस्क बढ़ा रहता है, 30 साल बाद जाके जीरो होता है। लेकिन रिस्क रिडक्शन स्मोकिंग छोड़ने के 48 घंटे बाद से चालू हो जाता है। तो अगर आप छोड़ते हैं, रिस्क रिड्यूस होता जाएगा, आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते जाएं, कैंसर का रिस्क डाउन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर जो लोग गुटखा खा रहे हैं, क्या वो सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल ज्यादा खतरनाक है, दोनों जहर है, लेकिन एक जहर उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट कार्सिनोजेन। मतलब गुटखा, खैनी, इस तरह की चीज खा रहे हैं, कहीं रखते हैं, कॉन्टैक्ट कार्सिनोजेन, साथ में वो ट्रिस्मस कराता है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है।
तो कैंसर हो भी रहा हो तो अर्ली स्टेज में पता नहीं चलेगा, एडवांस कैंसर होता है। गुटखा एक भारत के लिए पैदा किया हुआ जहर है जो यंग एज के गरीब लोगों को मार रहा है। सर्वाइकल कैंसर 30 साल की लड़की को भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर का सिंपल फॉर्मूला है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिस दिन अटैच हुआ उसके अगर रह गया तो 10 साल बाद सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। HPV वैक्सीन 45 साल तक की उम्र में भी लग सकती है? ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16-18 से सर्वाइकल कैंसर होता है। एक्चुअल रिकमेंडेशन है कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉन्टैक्ट होने से पहले इस वैक्सीन को लग जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम बेबी बर्थ देने से पहले लग जाना चाहिए। उसके बाद लगने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, फायदा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर क्या सिर्फ औरतों को ही हो सकता है? गलत है। 100 में से 1 ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में होता है। पुरुषों में भी सेम ब्रेस्ट है, सिर्फ ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुआ, इसलिए पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। 100 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है तब जाके एक पुरुष। ये रेशियो 100:1 का रेशियो है। कीमो के वक्त क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि बाल चले जाएंगे? कुछ कीमोथेरेपी में बाल चले जाते हैं, सारी कीमोथेरेपी में बाल चले जाएं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बाल दोबारा आते हैं जिसको हम कहते हैं कीमो कर्ल, बाल घुंघराले और घने आते हैं। स्टेज 4 का अगर कैंसर है तो क्या इलाज से वो परमानेंट जा सकता है? काफी हद तक ये कैंसर, इसमें हम इसको रोक के रख सकते हैं, कंप्लीटली क्योर नहीं होगा। कुछ कैंसर का कंप्लीट रिमिशन और रिलैप्स हुआ है, ये हमारे रिकॉर्ड में है, लेकिन उसको हम लॉ नहीं मान सकते, वो एक्सेप्शन है। क्या मोटापा भी कैंसर का रीजन हो सकता है? मोटापा बिल्कुल कैंसर का रीजन है, इसमें दो मत नहीं है। खास करके एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब बच्चेदानी का कैंसर, कोलन कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का सीधा संबंध है, और महिलाओं में स्तन कैंसर। भारत के अंदर कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कौन सा कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है? मुंह का कैंसर और लंग का कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। महिलाओं में सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। पान मसाला में क्या कैंसर पैदा करने वाला केमिकल होता है? बिल्कुल, पान मसाले में कैंसर पैदा करने के सारे केमिकल ही डाले गए हैं। ओके। हर साल मेमोग्राफी करवाना क्या जरूरी होना चाहिए 40 के बाद? 40 के बाद मेमोग्राफी शुरू होती है, 70 तक रिकमेंडेशन, मतलब 30 मेमोग्राफी कराना चाहिए। जिनको लगता है कि रेडिएशन की डोज बहुत होती है उनको मैं बता दूं 0.1 सी ग्रेड रेडिएशन जाता है, तो 30 ये एक एक्सरे से भी कम रेडिएशन हुआ 30 साल में, इसलिए कराने से कोई हर्ज नहीं है। क्या कैंसर जेनेटिक होते हैं? 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। हाँ। बाकी सारे कैंसर स्पोरेडिक, मतलब उस फैमिली में नहीं होगा, सेपरेट होगा। इम्यूनोथेरेपी कीमो से ज्यादा बेटर है? स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी कीमो से बेटर इसलिए है कि साइड इफेक्ट्स कम है एंड कैंसर किलिंग पावर ज्यादा है। क्या आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है? सारे कैंसर आयुर्वेद से ठीक नहीं हो सकते हैं। आयुर्वेद में लेकिन कुछ दवाएं ऐसी जो मॉडर्न मेडिसिन भी एक्वायर की है उसमें कैंसर किलिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए क्वालिफाइड आयुर्वेद का डॉक्टर क्वालिफाइड कैंसर के MBBS डॉक्टर के साथ काम करे तो रिजल्ट बेहतर होगा। क्या ब्लड कैंसर बच्चों में आम बात है? ब्लड कैंसर काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, जिसके पीछे का कारण बहुत सारा है, वातावरण में प्रदूषण से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल फोन से ब्रेन कैंसर वाकई होता है, मिथ है या रियल है? इसमें अभी एग्जैक्ट कह देना कि रियल है मिथ है दोनों गलत होगा, क्योंकि एक WHO की स्टडी चल रही है, लेकिन ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी जो ब्रेन कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ा है, जिसका सीधा लिंक मोबाइल से देखा जा रहा है। कैंसर का जो पेशेंट है क्या वो कोविड वैक्सीन लगवा सकता है? बिल्कुल लगवा सकता है, अनलेस की कीमोथेरेपी उसमें नहीं लग रही हो तो। लास्ट क्वेश्चन, कैंसर से डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? न कैंसर से डरना चाहिए न लड़ना चाहिए। कैंसर को एक बीमारी समझना चाहिए और इसका क्योर उसी डॉक्टर से कराना चाहिए जो डॉक्टर आपके लिए कृष्ण बनने को तैयार हो और आपको कहे अर्जुन बनो और यहाँ पे तीर लगाओ। लेकिन इसके लिए आज कृष्ण का मिलना मुश्किल है, कृष्ण मिल जाए तो अर्जुन बन जाइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।